नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम जनादेश उत्तराखंड में स्वागत है। 14 फरवरी को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इन दलों के क्या मुद्दे होंगे, इन पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं शंभू प्रसाद ममगाई जी। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं, प्रवक्ता हैं आप, और उसके बगल में है हमारे मथुरा दत्त जोशी जी। जोशी जी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं। साथ में हैं समर भंडारी जी, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हैं। और शादाब शम्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि चुनाव होने जा रहा है, 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में मैं सबसे अपील करूंगा कि लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, मतदान करें और जनादेश दें कि इस राज्य में कौन किसकी सरकार बनेगी। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दों पर चुनाव मैदान में हैं। तो हम बातचीत पहले करते हैं शंभू प्रसाद ममगाई जी से। ममगाई जी, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में है? जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो रोजगार है, जो पहली समस्या है प्रदेश के अंदर में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये और भ्रष्टाचार है, ये बुनियादी सवाल है जिन पर हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में लोग नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है इन मुद्दों को जनता के बीच में रखेगी कि इन सवालों पर ही जनता जो है सोच समझ के अपना वोट डालें। ममगाई जी, आपने बताया क्या मुद्दे हैं। अब मैं बातचीत करूंगा जोशी जी से। जोशी जी, क्या मुद्दे हैं? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विषम परिस्थितियों में हो रहा है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, और दूसरी तरफ हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। 5 साल के लिए उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। आपने मुद्दों की बात की, मुद्दे बहुत हैं इस प्रदेश में। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज हम सबके सामने है। मैं समझता हूँ सारे जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो उस बात से सहमत भी होंगे कि इस प्रदेश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कि प्रदेश में आज यही स्थिति होगी प्रदेश की बेरोजगारी के मामले में, प्रदेश सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में है। और सारे राज्यों का अगर हम आंकड़ा निकालें तो हमारा प्रदेश नंबर 1 में पड़ता है बेरोजगारी के मामले में। दूसरा जो बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, वो मुद्दा है हमारे सामने महंगाई का। आज जब 2017 में चुनाव हुए थे तब भी कहा था, अभी एक बात पहले भी आई थी कि भाई अटल जी ने बना है, मोदी जी संभालेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही और महंगाई में कहीं लगाम नहीं लगी। डे बाय डे प्रतिदिन महंगाई बढ़ती चलेगी। आप देखिए, खाने का तेल 200 के पार हो गया। आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं तो 100 पार पहुंच गया। आप अन्य सामग्री की बात करते हो तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ गई। चीनी और चावल और जो कंट्रोल पीडीएस सिस्टम था, वो सारा जो गरीब का पेट भरने का काम करता था, जिसमें सब्सिडी मिलती, चाहे गेहूँ है, चावल है, चीनी है, अन्य जो सामग्री उपलब्ध सरकार कराती थी, वो मार्केट से गायब होगी। आप राशन की दुकानों में देख सकते हैं 5 किलो गेहूं मिल रहा है, 2.5 किलो चावल मिल रहा है, उससे कितना किसका गुजारा हो रहा। महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा है। जोशी, मैं आपको यही रोकूंगा क्योंकि आपके पास मुद्दों की लंबी फहरिस्त है और उन मुद्दों पर मैं जवाब भी ले लूँ क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सारे मुद्दों पर जवाब एक एक कर लेते ज़्यादा बेहतर होगा। समर जी, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। आपकी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मिलजुल कर लड़ रही है। वो एक वाम मोर्चा बना रखा आपने, सीपीएम के साथ, सीपीआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जो मोर्चा है, जैसा बताया ममगाई जी ने कि महंगाई और बेरोजगारी सारे मुद्दे बताए, आपके क्या मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथी दल मजदूरों, किसानों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और हमारा जो एजेंडा है चुनाव का, वही है जो जनता का एजेंडा है। जनता की चिंताएं हैं, जनता का जो संकट है। तमाम बड़े बड़े घोषणाओं के बावजूद अगर उत्तराखंड में
वंचितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और सत्ता में बैठी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है हवाई, उसका कोई मतलब नहीं है। हम एक तरफ जनता के सवालों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो तमाम पलायन हो रहा है संकट के कारण, उनको तो प्रमुखता से उठाएंगे ही। दूसरी तरफ हम जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको एक्सपोज करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे कि ये जो वादा खिलाफी की है पिछले 5 सालों में सत्ता में बैठी हुई पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी हवाई घोषणाएं, चुनाव आते ही आप देखें कि सैकड़ों घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकना है। जमीनी वास्तविकता लगातार उत्तराखंड के संकट को बड़े साफ तौर पर दिखा रहा है। हम अपील करेंगे जनता से कि जो उसका संकट है, कम से कम पिछले 5 सालों का जो किरदार भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो संदिग्ध बनाता है उसके पूरे रवैये को। हम चाहते हैं कि सरकार को जाना चाहिए, तभी इस प्रदेश के अंदर एक वास्तविक सार्थक परिवर्तन हो सकता है। चलिए, आप तो ये तो आपने कई सारे मुद्दे एक साथ गिना दिए। शादाब जी, अभी हमारे साथी जो हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के या कांग्रेस के या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों ने जो चुनावी मुद्दे बताए, उनमें काफ़ी कुछ मुद्दे आपसे संबंधित हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र का पर्व है और सबको ईमानदारी के साथ अपने अपने इन मैनिफेस्टोज़ को लेके, अपनी विचारधारा को लेके लोकतंत्र के इस पर्व में कूदने का अधिकार है। और हम तो ये कहते हैं कि हम रहे ना रहे, संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। वो तभी रहेगा लोकतंत्र मजबूत जब सब लोग ईमानदारी के साथ अपनी अपनी बातों को रखेंगे और जनता को तय करने दिया जाए इस जनतंत्र में कि वो किसे चाहती है। जिस विचारधारा को जहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई, वहीं के लोगों ने वहाँ उसे नकार दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ कहना, वो पार्टियाँ जिन्हें जो उनके क्षेत्रीय क्षेत्र थे वहीं नकार दिया है, तो यहाँ की तो बात करना मुझे लगता है ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात थी। लेकिन कांग्रेस मैं आ रहा हूँ सीधा। मैंने कहा कि आज वो पार्टी, मुझे एक शेर याद आया कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और लोग बेवजह परेशानी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि विपक्ष में होते हुए भी आप इतने परेशान क्यों हैं। अब समस्या इस बात की है कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो चुपचाप से बैठ जाइए ना, लेट द पीपल डिसाइड। तो वो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने झूठ की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तो अच्छी बात नहीं होती। आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल है, लेकिन वो बेरोजगार ये भी तो पूछेंगे कि 10 साल आपकी सरकार इस प्रदेश में रही तो आपने क्या रोजगारों के संसाधन इस प्रदेश में उपलब्ध कराए। जो औद्योगिक पैकेज अटल जी ने दिया था, जो हमने कहा अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, जब इस प्रदेश को अटल जी ने दिया तो साथ में इस प्रदेश को खड़ा करने के लिए एक औद्योगिक पैकेज भी दिया था। पहली निर्लज सरकार आई होगी जिसने हमारा औद्योगिक पैकेज छीन लिया, हमारे युवाओं की पीठ में खंजर घोंप दिया। आज वो लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे, आज वो लोग हमसे बात करेंगे कि बेरोजगारी के ऊपर वो सवाल उठाएंगे जिन्होंने हमारे युवाओं का रोजगार छीना। और ताज्जुब होता है मुझे उन बातों पे जब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, दोहरे चरित्र के साथ, दोहरे चेहरों के साथ आके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अरे हम नेपाल का हिस्सा थे, हम चाइना का हिस्सा थे, हम तो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। ऐसे छोड़ रखा था जैसे कोई लावारिस बच्चा हो। चलिए, ये आपका आरोप है। पांडे जी, मैं अपनी बात को पूरी करूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज पहली बार एक ऐसी सरकार केंद्र में आई जिसने बहुत ईमानदारी के साथ ये महसूस कराया उत्तराखंडियों को कि देश में हमारी भी सरकार होगी। और देश की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक, पहली आजादी के बाद पहली कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पहाड़ पे रेल चल रही है, जहां ऑल वेदर नाम से रोड बनाए जा रहे हैं, चौड़े चौड़े रोड। पहले हम लोगों को आरओबीज नहीं थे हमारे यहाँ, हमें फाटकों पे खड़ा होना पड़ता था घंटों, टनल्स नहीं थी, घंटों तक जाम आएंगे। अभी इस मुद्दे पर बात हो रही थी, बेरोजगारी पर, इस मुद्दे पर क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हम लोग के साथ है, आपने बताया कांग्रेस के को लेकर जो आपने आरोप लगाए उनसे जान लेते हैं उनका पक्ष। जोशी जी क्या कहेंगे जो शादाब जी का कहना है? देखिए, मुझे बड़ा ताजुब लगता है, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं किस गरूर में, किस घमंड में इस तरह की बात करते हैं।
मेरे साथ आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं, अच्छे पैनलिस्ट बैठे हैं। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होती है तो उसका पहला काम होता है राज्य के हित में काम करना और राज्य का कल्याण करना और राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं का आगाज करना, उनको लाना, उनको पूरा करना। मैंने बेरोजगारी की बात इसलिए कही कि मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। जो सरकार लोक सेवा आयोग, जो संविधान प्रदत्त एक सशक्तशाली आयोग होता है, जिसका काम होता है कि नौजवानों को रोजगार देना, सरकार अध्याचन देती है कि मेरे यहाँ इतने पद खाली पड़े हैं, आप यहाँ के लिए परीक्षाएं करा दीजिए ताकि हम इनको नियुक्ति दे दें। एक पारदर्शी आयोग होता है, उसकी एक संवैधानिक एक महत्ता है, वो होता है। आप बता दीजिए, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड को आप कवर कर रहे हैं, 20 साल से राज्य जब से बना। पांडे साहब, मैं आपको देख रहा हूँ, समर भाई बैठे हैं, खुद सादाब जी बैठे हैं। बताइए 2016 के बाद जो लोक सेवा आयोग से एक नियुक्ति नहीं निकली, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार दे सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, इनके अध्यक्ष जी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं, इनके पहले मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा, दूसरे मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा, तीसरे मुख्यमंत्री जी कुछ और बात कर रहे हैं। अब हम किसको सही माने? आप कहते हो कि 10 लाख नौकरियां दी, इनके अध्यक्ष जी ने कहा। अभी इनके अध्यक्ष जी ने पहले कहा 7 लाख नौकरियां दी। आप बता दीजिए ना, मैंने कहा ना, जब लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ने कितना रोजगार दिया होगा? ये तो एक काम है कि आंकड़ों का मकड़ जाल है, कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, कहीं का कहीं नहीं। मैं दूसरी नहीं साहब, दूसरी बात में मैं एक जवाब आ जाए, आपका जवाब आ जाए। नहीं, मैं इसमें एक बात और कहता हूँ। बड़ी बड़ी बात कहते हैं हमने औद्योगिक पैकेज छीन लिया। ठीक है, हमने छीन लिया, चलो अभी तक तो नहीं मान रहा था मैं, अब मान लेता हूँ कि छीन लिया। मुझे बेबाकी से कहने में कोई हिचक भी नहीं, मैं डरता भी नहीं हूँ। छीन लिया, आप क्या कर रहे हैं साहब? 8.5 साल से आप सत्ता में हैं, केंद्र में बैठे हैं, आपने क्यों नहीं दिया औद्योगिक पैकेज? दे देते ना आप, आपको किसने रोका? और एक बात, 3 औद्योगिक कॉरिडोर बने। मैंने इसलिए कहा पांडे जी कि आपने बहुत साक्षात ये चीजें देखी हैं, समर भाई भी बैठे हैं। केवल तिवारी जी ने औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की। बताइए ना आपने क्या किया? 4 साल 5 साल की सरकार होगी, 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। बता देना 1,25,000 करोड़ में कितने का निवेश यहाँ हुआ है? उसके बाद नए मुख्यमंत्री जी ने और साइन कर दिया। इसका जवाब जान नया सबमिट कर दिया। सरकारी धन का दुरुपयोग का नंबर आए तब सरकारी धन का दुरुपयोग के अलावा और हो क्या रहा है? ये को भी एक शब्द ये ठीक है, सादा भाई इनको जोड़ देते हैं, उसके बाद एक साथ मैं ये कह रहा हूँ, 3 लोग विपक्ष की भूमिका में है, उत्तर तो आपको देना पड़ेगा, ये मुनासिब नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि शादाब भाई बोल रहे हैं लोकतंत्र और संविधान पर बड़ा दावा ठोक रहे हैं। ये अलग मुद्दा है, पहले इस मुद्दे का जवाब आ जाए। जब से अभी इसका जवाब लिया जाएगा। पूरे संविधान, आइन और लोकतंत्र पर पलीता लगा रहे हैं, इसकी जड़ पे मट्टा आपके इस आरोप। दूसरा रोजगार का सवाल है। रोजगार के सवाल पर जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ग्रीन बोनस, तमाम बड़े भाजपा हमेशा डिमांड करती रही, कहाँ गया ग्रीन बोनस? क्या हुआ इस बजट में? कॉरपोरेट की गोदी में बैठकर कॉरपोरेट के हित में उनका कॉरपोरेट टैक्स कम करो, उनको भारी फायदा पहुंचाओ। कोरोना में जिस तरीके से अरबों की संपत्ति अर्जित की है, क्योंकि मुद्दा भटक रहा है, पहले रोजगार का मुद्दा था, उस पर जवाब आ जाए। आप भी कुछ करें इसी मुद्दे जो पर। औद्योगिक सवाल है उस पर मेरा कहना है, रोजगार के सवाल पे, कि सिलाकुई का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हरिद्वार का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे उधम सिंह नगर का औद्योगिक क्षेत्र हो, इन औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ने कहा था कि 70% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आज उसकी हकीकत क्या है? ये किस सरकार में की बात है? ये शुरू से कांग्रेस की सरकार का था कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में वो 70% कहीं पूरा नहीं हुआ। श्रम विभाग कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब इस मुद्दे पर पलायन का सवाल, ये अलग मुद्दा है, इसी का सवाल, इस मुद्दे हम लोग आएंगे। पहले अब इस पर जवाब नहीं, मैं इसमें एक बात, छोटी सी बात कह दूं कि जो सरकार कहती है रोजगार दिया है, बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं साहब रोजगार दिया। अभी आपने कहा औद्योगिक इकाइयां हैं, आप
जितनी भी हमारे यहाँ छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें से कोरोना काल के दौरान और आज भी ये रोजगार दे रहे हैं। ये तो ऐसी सरकार है जो रोजगार देने के बजाय जिसने रोजगार छीनने का काम किया ठीक है। सरकार ने। अब नहीं, इसी में एक 600 छोटी बड़ी इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ बंद पड़ी हैं इस प्रदेश में। ये तो मुझे लग रहा है कि आपके चैनल पे बैठ के सब एक्सपोज हो गया है कि 3 वर्सेस 1 हो रहा है। 3 लोग मिलके बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अब मेरे उत्तर इत्मीनान से तीनों के तीनों लोग बिल्कुल सुनिए। आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी की बात कर रही है। हाँ, हम कहते हैं हमने औद्योगिक पैकेज छीन लिया, फिर आपने नहीं दिया। यही तो हम कह रहे थे, हम देते हैं, आप छीनते हैं। छीनने वाला बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने स्वीकार तो किया, बड़ा मन तो दिखाया। ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस छीनने वाली है, हमारे युवाओं से हक छीना। सुन लीजिए, मैंने बड़े प्यार से विनम्रता से आपको सुना। दूसरा, मैं इतना और जरूरी आप लोगों को इतना कह, मेरी सरकार ने खुद आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी कह रहे थे अभी कि 7 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 8 लाख कह रहा है। विधानसभा में चर्चा हुई, हमने कहा हमने 7 लाख रोजगार पहले दिए, 8 लाख रोजगार इस मद में दिए, प्रेस कर करके बताया। एक 5 साल की सरकार अगर ये दावा कर रही है और आंकड़ों के साथ ये बात तमाम चैनल्स को, मीडिया को बुला के ब्रीफ करके बता रही है कि हमने इस मद में इतने रोजगार दिए, उसके बावजूद भी अगर आप ना माने तो हम क्या समझे? अगर हम युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले 24,000 नौकरियां खोल दी। क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रक्रिया जारी नहीं है क्या? क्या लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया दोबारा से प्रारंभ नहीं हो गई है क्या? झूठ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए जनता को। युवा सब जानते हैं। मेरे झूठ कहने से आपने बोला, आपने बोला, मैंने सुना। आपकी आपत्ति तो अभी बहुत आने वाली है। आपत्ति है, अभी तो बहुत आपत्ति है। मेरी आपत्ति है। प्रदेश के आप एक साथ डालने से आप नहीं, सोचेंगे सच दबाने, ये सच दबने वाला नहीं है। आदरणीय जोशी जी, मैंने बड़ी विनम्रता से आपके प्रश्नों को सुना। उत्तर से भागिए मत, उत्तर से भागिए मत ना। मेरी आप उत्तरों से भागेंगे क्या? आप सच से भागेंगे क्या? मेरी आपत्ति है, मैं भाग नहीं रहा। तो आपको कमजोर नहीं समझता कि आप सच से भाग जाएंगे। इस बात आप उत्तर से भागेंगे मेरे। भाजपा जितना चिल्ला रही है उससे उसकी वास्तविकता का अंदाजा लग सकता है। परेशान हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, आप सच सुनना नहीं इसलिए चाहते, चिल्लाना आप पड़ रहा है। लेना नहीं चाहते, आप घबरा रहे हैं। एक एक करके मैंने एक ही बात मैंने अभी प्रश्न, मुझे देखिए, मेरे बड़े- उत्तर देने दीजिए। पूरा- ये बार-बार इंटरव्यू देखिए, मैंने तो नहीं किया, 3 लोगों ने प्रश्न पूछे। पांडे जी, मैंने नहीं बोला। एक मुहावरा है, वो बहुत अच्छे शायर भी है, सादात, मेरे प्रिय भी हैं। ठीक है, आदत है, क्या करेंगे, जिस पार्टी का मुखिया ही चिल्लाने के अलावा दूसरा काम न करता हो। मेरी आपत्ति है, मैंने कहा ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन जब लोक सेवा आयोग आज करें ये कि गतिमान है, 5 साल जिसने रोजगार नहीं दिया। बात पूरी हो जाती है। मैं इसीलिए बोला, एक लोगों ने प्रश्न पूछा, उत्तर तो देने दीजिए। जवाब आ जाए, उत्तर से थोड़ी भागते हैं कोई, उत्तर भी लीजिए। मैंने बड़ी विनम्रता से, आप कटाक्ष कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन उत्तर लेने का भी दम होना चाहिए। मैंने कहा बड़ी ईमानदारी के साथ हमने इस प्रदेश को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। पहला स्टेट बना जिसने पूरे उत्तराखंड को मुफ्त उपचार देने की बात की, अटल आयुष्मान योजना। और हमने कहा हर उत्तराखंडी का अधिकार होना चाहिए कि उसको मुफ्त में इलाज मिले। 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति को मुफ्त उपचार। अकेली हिंदुस्तान की पहली सरकार बनी। इससे पहले कोई सरकार नहीं रही कांग्रेस की, बता दीजिए। 300 रुपए की पेंशन लगा लेते, सोचते थे बंधुआ मजदूर बना लिया। आज मेरी सरकार है, कोरोना काल आया, सबके लिए दर्द लेके आया। हमने देखा लोगों ने नाराज थे, लोगों ने अपनों को खोया। उस दर्द में लोगों ने हमें गालियां भी दी, लेकिन उनकी गालियां खाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। वहां कांग्रेस के नेता नहीं थे। इसी कमरों में बैठ के लोग बयानबाजी करना आसान होता है, जनता के बीच में काम करना कितना मुश्किल होता है। आज सवाल उठा रहे हैं, क्या हालात थी? 46 वेंटिलेटर थे हमारे यहां, आज 946 वेंटिलेटर हैं। कहां? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे? पहली सरकार आई, 1200-1300 डॉक्टर्स थे इनकी सरकार में, आज 2300-2250 डॉक्टर्स से ऊपर आज उत्तराखंड में पहाड़ में चढ़ा दिए हमने। ये हमारा दम था।
लोगों ने, जिन्होंने अपने बच्चों, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा मैं इन बच्चों का मामा बनूंगा, इनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये होती है सरकार, मेरे ख्याल मेरी से सरकार आंकड़ा कहता है प्रवचन ना प्रवचन नहीं है, ये योजना का नाम बता रहा हूं, ये योजना है, ये सेंटिमेंट्स आपकी समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, आपका वक्त है, इंतजार कीजिए, सेंटिमेंट्स आपका को वक्त लिया समझाने जाएगा। लोगों के, इससे बड़ा इस बात की है, दिक्कत इस बात की है, आप अच्छा, सुनना नहीं पार्टियों को- चाहते, आपको परेशानी बेरोजगारी के केवल सवाल और पे केवल पार्टियों विरोध को करने की मंगाई राजनीति सवाल कर रहे है। हैं। एक मिनट, और समाज सवाल में है, आपका विरोध एक करते नौजवानों हैं। को खुश एक मिनट सुनिए, मंगाई जी, मंगाई नौजवान आज प्लीज दंश झेल रहा है बेरोजगारी का। आप रुकिए। पूरे राज्य का पांडे नौजवान जी परेशान बिना है। नंबर आए बोल रहे हैं आप, और आप आपको हमें भी- मौका नहीं मैं दे रहे सबसे उत्तर कहना देने का। चाहूंगा, एक व्यक्ति अपना मुद्दा रख ले, उसके बाद उसका पक्ष जाना जाएगा। आप आसानी दिए बजाय इसके कि बिल्कुल, दर्शकों को सुनाई न बिल्कुल, पड़े। तो आप स्वास्थ्य के मुद्दे बताए आपने, अब मैं इस मुद्दे पर मैं हाँ। बात पूरी कर दूं, मैं मुश्किल से आपके 30 सेकंड चाहूंगा। ठीक है। 30 सेकंड चाहूंगा। मैंने इतना कहा कि हमने एक ईमानदार सरकार, जहां पिछली सरकारें भ्रष्टाचार, आम भ्रष्टाचार था, और हम लोगों ने ये कहा कि हम एक ईमानदार सरकार देंगे, और हमने एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देने का काम किया। हमने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे। इस प्रदेश को इसकी राजधानी तक नहीं दे पाए 10 साल में, जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इस प्रदेश को गैरसैंण राजधानी के रूप में हमने दी, लेकिन कोई ये बात को कहने के लिए दो ईमानदार शब्द तो निकालिए। सरकार ने इतने अच्छे काम किए, आपको कहना चाहिए कि हाँ ये काम। और हमने 70 विधानसभाओं में से 57 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत के बनी। यही तो और घमंड हमने था। जब 57 का मैंडेट हमें मिला, हमने जब योजना लॉन्च की, अटल आयुष्मान योजना, हमने कोई धर्म और जाति नहीं देखी, हमने क्षेत्र नहीं देखा, हमने दल नहीं देखा, हमने कहा सबको मिलना चाहिए। अगर आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी, समर जी हमारे धुर विरोधी भी हैं, इनको भी उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये है एक राम राज्य की तरफ जिस तरह से चलते हैं, उस तरह की सरकार उत्तराखंड में देखने के लिए मिली। मैं कहता हूं कि ठीक है, मजबूरियां हैं इन लोगों की कि आज चुनाव है, तारीफ तो कर नहीं सकते, तारीफ करेंगे तो चुनाव में किस वजह से जाएंगे, दिक्कतें हैं, हम समझ सकते हैं आपकी मोटे, हम समझते हैं आपकी दिक्कतों को। आपका दिल भी कहता है कि मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार काम तो अच्छा किया है, लेकिन आप दिल से परिवार से जाके पूछेंगे तो परिवार वाले भी आपके कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है। अभी आप चैनल पे मजबूरी है, हम समझ ठीक सकते है, हैं। मंगाई जी एक मिनट, सवाल अब नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें सवाल ज्यादा है, मंगाई जी आपका वक्त नौजवान आएगा, भंडारी आपका भंडारी समय जी दिया बोल जाएगा। रहे आपका आपको ही समय देंगे। मेरा एक हाँ, समझ शॉर्ट में मेरा ये कहना है, इनका ये प्रवक्ता हैं, ये झूठ को सच बनाएंगे ही, इससे हमारी कोई आपत्ति नहीं। जमीनी वास्तविकता 100% उसके खिलाफ जाती है। क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर? डबल इंजन की सरकार है, पिछले 3-4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। ये है आपके विकास का। समर जी, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। दूसरा कितने मेरा- घंटे लगते थे दिल्ली जाने में? दूसरा अब ये है कितने कि लग रहे हैं? एक पलायन मिनट। बड़े पैमाने पर है। 1100 गांव भूतिया घोषित हो गए हैं, गांव के गांव रिवर्स खाली हो पलायन रहे नहीं हैं। देखा ये आपने? है इनका विकास, ये है इनका विकास की हजारों डॉक्टर पहुंचा दिए और सारे पहाड़ से महिलाएं सड़क आ पर रहे हैं देहरादून इलाज के लिए। समर जी, इस पे जो इनके बयान था, इनका वक्तव्य था, उसमें ज्यादातर चूंकि कांग्रेस से संबंधित है, तो इसलिए उनका बयान हम लोग ज्यादा जान लें, उनके उनकी प्रतिक्रिया जान लिया। मतलब जी आप क्या कहेंगे इनके? इन्होंने बड़ी बातें की हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत से वेंटिलेटर बनाए हैं या ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। अभी मंगाई जी ने कहा कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब। हमने आरोप कोई नहीं लगाया, ना हम आरोप लगा रहे, ना समर भाई ने आरोप लगाया। इनके मंत्री ने ये कहा कि नहीं कहा, ये सबके सामने है। एक महत्वपूर्ण मंत्री ने कहा कि अगर हमारी सरकार ने, हमारी पहली सरकार ने, ये नहीं त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने अगर काम किया होता तो ये हालत न होती, कोरोना में इतने लोगों को न मरना पड़ता। नहीं, मुद्दा वो था स्वास्थ्य का था, रोजगार स्वास्थ्य का ही तो था। मैं कह रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। इनके मंत्री ने कहा। दूसरा मंत्री, इन्हीं के मंत्री थे, आज हमारे साथ आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने वो अपने भांजे को गोद में उठा के लेते फिरते रहे, अस्पताल से अस्पताल गए। 1:30 बजे रात को जब मैक्स में उन्होंने धमकी दी कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तब उसको एडमिशन मिला। ये स्थिति थी साहब। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, तो ये ठीक कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। ये कहें, उनका आरोप यह था, मैं रिपीट कर दूं, उनका आरोप रहता कि जो कोरोना काल में जब लोग परेशान थे
तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता किस स्तर पर निकल कर आए, कैसे मदद की, इनका कहना था। वो दूसरी बात है, वो छोड़ दीजिए। इनसे पूछिए कितने अस्पताल इन्होंने बना रखे अरे थे, यार, क्या अरे व्यवस्थाएं कहाँ थी? व्यवस्था बता रहा हूँ, कमियां निकालना व्यवस्था जानते हैं बता, आपने, क्या अरे क्या वो बताइए। बता रहा हूँ ना, देखो, स्वास्थ्य की आपको समस्याएं बताना तो पड़ेगा। आज भी जस की तस हैं। आपको बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अंदर में मैं 55 साल महंगाई से एक केंद्र है एक आपकी एक- सरकार थी, बता रहा हूँ, पड़ेगा। अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। एक में डॉक्टर नहीं है, एक में मतलब नर्स नहीं नहीं है, नहीं और सारे मंगाई जी, लोग मंगाई जी, एक मिनट, प्लेन की आपका तरफ- अभी आपका नंबर आएगा, पहले मसला दीजिए। मैं आप ही जज की कुर्सी में आप बता दीजिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला? आपका हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खुला? ये तो दूसरे की गाय में गोदान करते हैं। सरकार ने खोला। हाँ, और किसने खोला? अरे तिवारी जी की सरकार ने खोला ये। अरे कहाँ की सरकार थी, कहाँ की डबल इंजन? कहाँ? अरे किस अटल जी की? अरे आप झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोलकर आप कहेंगे कि मैं जोर से बोल के मैं सिद्ध कर दूंगा। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है साहब? चलिए, इससे बड़े झूठ बोलने का या प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दे रखी, झूठ बोल क्या हो? राजनीति करते हैं। नहीं, आप चलिए। बताइए, एक भी मेडिकल कॉलेज आप समझिए बताओ कि- ना, हाँ। इनके कार्यकाल में, ये 5 साल का कार्यकाल ठीक है। कौन सा मेडिकल कॉलेज चलिए, वर्किंग में आ इसका गया? जवाब देंगे, आपको कौन सा जवाब देंगे, मेडिकल हाँ। कॉलेज चालू हुआ बताओ ना? हाँ। कौन सा बनाया आपने, बता चलिए। दीजिए। क्या पिथौरागढ़ चालू हो गया? क्या हल्द्वानी चालू, वो धन्यवाद आपका। रुद्रपुर चालू हो गया? धन्यवाद बनाया आपका। आपने कहीं? अभी ठीक है। कहीं स्वीकृति की इसका आपने? भी नाम ले दीजिए, 16 के कोटद्वार भी हैं, जोड़ दीजिए, कोटद्वार तो अभी हरिद्वार खुला भी ही जोड़ नहीं है, दीजिए। कोटद्वार तो ये खुला हम ही नहीं हैं, है। जो ये मेडिकल इससे बड़ा कॉलेजेस आ झूठ रहे और हैं, क्या होगा आपने साहब? तो सोचा ही नहीं लोग हमारे तड़प बारे रहे में। हैं, अभी लोग समझिए, तड़प आपका- रहे हाँ, हैं, इनकी और बातों पर उत्तराखंड आप की अब जनता आइएगा। इसका जवाब दे रही है। ठीक है, ठीक है। बेरोजगारी की बात करें, उपनल कर्मचारियों को लठा के लाठी मार मार के इन्होंने घर बिठा दिया। लोक निर्माण विभाग में कांग्रेस की सरकार में जो संविदा में जेई रखे गए थे, उनकी नौकरी समाप्त कर दी है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं। हम चलिए, इनकी तरह ठीक है, जोर से ठीक, नहीं बोलते ठीक, हैं, ठीक, ठीक। और हम बड़ी शालीनता से बोलते हैं, तो ये हमको दबा लेंगे क्या? नहीं, कोई दबाने की ये बात क्या नहीं। जवाब दे देंगे? ठीक। बताइए 250 लड़के घर बैठ गए, जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे इनको वो कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपके आरोप हैं। अब मैं थोड़ा इनको भी ले लूं। आप जो बात ममगाई जी को ले लिया जाए, ये भी हम लोग। अब मैं चुनौती देके कहता हूं, अगर 7 लाख रोजगार मिला है, बताइए किस विभाग में मिला? इंजीनियरिंग में कोई भर्ती नहीं हुई, एजुकेशन में कोई भर्ती नहीं हुई, मेडिकल में कोई भर्ती नहीं हुई, कहां भर्ती की जी आपने? चलिए, इस पर सरकारी नौकरी में सब पर बताइए। जवाब देंगे आप। बता दीजिए ना आप। हम देंगे उत्तर के लिए बैठे। ठीक है, ठीक है, हम मसला देंगे जी, ना एक मिनट। उत्तर, समझ लेकिन भाई, सुनने का दम रखिएगा उत्तर। समझ भाई, हाँ ठीक है, अब इनको भी ले लिया। झूठ थोड़ा नहीं महंगाई- सुनेंगे ना, मसला जी, लेकिन झूठ सुनने के लिए नहीं जोशी जी, बैठे। सुनने से पहले घबरा जोशी जाओ। जी, अरे जोशी जी, राष्ट्रीय थोड़ा चैनल- इनको ममगाई जी को ले ले, क्योंकि ये भी काफी कुछ बोलना कोशिश कर रहे थे, हम बार इनको रोक रहे थे। मतलब जोशी जी, ममगाई जी, आप क्या कहेंगे एक बिंदुवार संक्षेप में? देखो, हमारा कहना ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही थी और बढ़िया चल रही थी, तो 3 मुख्यमंत्री बदलना कौन सी समस्या का समाधान है? कौन सी ये समझदारी थी? एक राजनीतिक मिनट। अस्थिरता को बताता है। मेरा ये कहना है कि जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति का दावा ठोकते हैं, पूरे देश के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, वो चाहे बैंक हो, बीमा हो, रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, यहाँ तक ये शर्मनाक है कि रक्षा संस्थानों को भी बेच के देशभक्ति पैदा चलिए, की आपका जा मुद्दा रही है। आ गया। ये बेरोजगारी ठीक है। का क्या इलाज करेंगे? ये तो तमाम सार्वजनिक समर क्षेत्र भाई, जो समर भाई, रोजगार क्योंकि देते मेरे- थे, उनको बेचने में लगे ठीक है, हुए आपकी जो हैं। ये है आपके- इनकी आपके देशभक्ति। सारे इश्यूज आ गए। अब मैं इस पर, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी में है, इनसे जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। मैंने 2-3 बातें, क्योंकि प्रश्न अलग अलग आते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसका उत्तर नहीं है तो ये माना जाता है कि कुछ लोग प्रश्न उठाकर भाग रहे हैं। नहीं, आप उत्तर जवाब लेना दीजिए। नहीं चाहते। हम नहीं भाग रहे हैं, आप चलिए, आप भागेंगे। भाग रहे हैं। इस सुनिए तरीके ना, के आरोप दम मत- रखिए, सच सुनने का झूठ दम मत रखिए, बोलिए, झूठ सच मत सुनने का बोलिए, दम झूठ रखिए। मत आप तो बोलिए। घबरा रहे हैं। तथ्य रखिए। सच के साथ अगर भाग रहे हैं। साहस देखिए, ऐसा है कि क्योंकि समय हमारे पास कम था और बहुत ही अच्छा मतलब बातचीत हो रही थी, संवाद हो रहा है, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, जो आरोप थे उस पर समद भाई अकेले भाजपा से थे, अकेले, बाकी 3 विपक्षी दल थे। जाहिर सी बात है कि 3 को शायद समय मिला, उनको समय कम मिला, लेकिन तो भी जो मुद्दे आए वो मोटे तौर पर रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा। इन सब मुद्दों पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं क्या विचार रखते हैं, इन मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं, कैसे मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावे किए कि क्या क्या हम लोग काम किए, आप लोग आरोप लगाए कि ये काम नहीं हुए। इन सब तमाम सारे मुद्दों के साथ, क्योंकि समय कम समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।